नमस्कार दोस्तों, अ वेरी गुड मॉर्निंग। बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की ताज़ा खबर में। शुरू करेंगे आज का वीडियो ग्लोबल न्यूज़ के साथ। सबसे पहले हमें बात करनी होगी ऑयल प्राइजेस के बारे में। तो ऑयल के प्राइजेस कल एक पॉइंट पर 4 to 5% से डाउन रहे थे, क्योंकि अब रिपोर्ट्स आने लगे हैं कि ईरान चाहता है कि उनका जो वॉर है, जो हॉस्टिलिटीज़ है इसराइल के साथ, वो ख़त्म हो। तो ओवरऑल इक्विटी मार्केट्स कहीं ना कहीं एक इंडिकेशन देती है कि क्या एक्सपेक्टेशन लग रहे हैं आगे, जो भी जियोपॉलिटिकल सिनारियो दिखने वाला है उसके एक्सपेक्टेशन इक्विटी मार्केट्स या फिर ओवरऑल ऑयल मार्केट्स जो है मैक्रो इकोनॉमिकली जो भी डेटा आता है वो कोई इंडिकेशंस देना शुरू कर देते हैं। तो वही इंडिकेशंस अब आने शुरू हो गए जब से ईरान ने ये बताया कि वो चाहते हैं कि यूएस इंटरवीन करे और इसराइल को कहे कि आप सीज फायर के लिए अग्री हो जाइए। तो उसके बाद ऑयल के प्राइसेस गिरने लगे, जो पिछले हफ्ते में काफी तेजी से बढ़ने लगे थे बिकॉज ऑफ द एस्केलेटिंग सिचुएशन बिटवीन इसराइल एंड ईरान। तो क्रूड, यूएस क्रूड कल ऑलमोस्ट 5% से गिरा था एक पॉइंट पर। उसके बाद थोड़ा सा वो फिर से रिकवर हुआ था। बट जब ये रिपोर्ट्स आने लगे कि ईरान ने एक विलिंगनेस बताई है कि न्यूक्लियर टॉक्स वो रिज्यूम करने के लिए रेडी है अगर यूएस जो है वो अवॉइड करता है ज्वाइनिंग इसराइल ऑन दी एयर स्ट्राइक्स, तो इसके चलते ऑयल मार्केट्स फिर से गिरने लगे। तो प्राइजेस लेटर ईज हुए। शिपिंग जो है पर्शियन गल्फ से एंड जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस से, वो अभी भी अनअफेक्टेड है, उसमें अब तक कोई प्रॉब्लम आया नहीं है। ओवरऑल इजरायली ड्रोन्स ने कुछ जगहों पर स्ट्राइक किया है तेहरान में, एंड इसी के चलते अभी भी टेंशन एलिवेटेड है। लेकिन ईरान ने अभी इंडिकेशंस दे दिए कि वो चाहते हैं कि ये कॉन्फ्लिक्ट जो है वो खत्म हो जाए। पिछले हफ्ते में अगर हम बात करें तो ऑयल के प्राइसेस फ्राइडे को 7% से सर्ज हो गए थे जब सिचुएशन और एस्केलेट होने लगी थी। यूएस क्रूड इनफैक्ट 13% से जंप हुआ है इन द लास्ट वीक। तो वो सारे गेन्स अब थोड़े से वापस टेपर डाउन होने लगे हैं। गोल्डमैन सैक्स ने ये वार्निंग दी थी कि अगर ये क्लोजर आया, जो ईरान ने ये थ्रेट दिया था कि एक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज करके है जहाँ से काफ़ी सप्लाई जाता है, 20% ऑफ द ग्लोबल ऑयल सप्लाई फ्लो जो है वो वहाँ से जाता है। तो अगर ये क्लोज हो जाता है तो गोल्डमैन सैक्स का ये कहना था कि ऑयल के प्राइसेस $100 पर बैरल से ऊपर जा सकते हैं। लेकिन ओवरऑल जो एनालिस्ट है ऑयल इंडस्ट्री को जो बेहतर समझते हैं, उनका ये कहना है कि ईरान की जो एबिलिटी है टू शट दिस स्ट्रेट वो यूएस के नेवी के प्रेजेंस की वजह से काफ़ी कम है, एंड इससे ज़्यादा डिसरप्शंस आने की संभावनाएं काफ़ी कम है। इंडियन इकोनॉमी न्यूज़ की बात करते हैं। सबसे पहले अनएम्प्लॉयमेंट डेटा कल सामने आया है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है इंडिया का वो 5.6% तक बढ़ गया है इन द मंथ ऑफ मई फ्रॉम 5.1% इन अप्रैल। तो अभी हाल ही में 2-3 महीने ही हुए जब से ये डेटा अब इंडियन गवर्नमेंट मंथली बेसिस पर देने लगा है। इससे पहले ये क्वार्टरली डेटा ये आया करता था। तो 5.6% का टोटल अनएम्प्लॉयमेंट रेट हुआ है। अप्रैल में ये 5.1% था। ओवरऑल रूरल एंड अर्बन एरियाज दोनों में ही स्पाइक दिखा है अनएम्प्लॉयमेंट का। रूरल यूथ जो एज 15 और 29 के बीच में, वहां पर अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हुई है टू 13.7% इन द मंथ ऑफ मे फ्रॉम 12.3% इन द मंथ ऑफ अप्रैल। अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो भी थोड़ी बहुत इंक्रीज हुई है। फीमेल अनएम्प्लॉयमेंट रेट उसमें थोड़ी ज़्यादा बढ़ गई है। ओवरऑल बाकी सारे जो नंबर्स है वो रिलेटेड टू दी अनएम्प्लॉयमेंट के ओवरऑल नंबर्स ही है। ये जॉब मार्केट के चैलेंजेस के बावजूद इंडिया की इकोनॉमी 7.4% से ईयर ऑन ईयर ग्रो हुई है अगर हम जनवरी टू मार्च ये पूरा क्वार्टर देखें तो आने वाले साल में FY26 में इकोनॉमी इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो एट 6.5%, जो ब्रॉडली कंसिस्टेंट है विद द प्रीवियस ईयर स्पेस। तो यहाँ पर अब इसका इफेक्ट अनएम्प्लॉयमेंट डेटा पे कैसे आएगा वो हमें आने वाले मंथ्स में समझ में आएगा। इंडिया के होलसेल इन्फ्लेशन के नंबर्स सामने आए हैं और ये नंबर पहुंच चुका है 14 मंथ लो पे ऑफ 0.39% इन द मंथ ऑफ मे। क्योंकि किचन के प्राइसेस जो है, किचन रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं उनका जो बास्केट होता है इन्फ्लेशन के ओवरऑल नंबर में, तो वो काफ़ी कम हो गए हैं। इससे ये इन्फ्लेशन नंबर में एक रिलीफ आई है। तो पिछले ही हफ्ते हमने CPI नंबर्स देखे, अब होलसेल नंबर्स यानी WPI इन्फ्लेशन के नंबर्स है वो सामने आए हैं। ये नंबर 0.85% था इन द मंथ ऑफ अप्रैल, अब ये 0.39% हो गया है। जो डिक्लाइन है वो मेनली आया है बिकॉज ऑफ फॉलिंग प्राइसेस ऑफ वेजिटेबल्स, ऑनियंस, पल्सेस एंड अदर फूड आइटम्स। होलसेल फूड इन्फ्लेशन जो है वो ईज हो गया है टू 1.72% इन द मंथ ऑफ मे, जो 2.55% था इन द मंथ ऑफ अप्रैल। सीक्वेंशियली भी WPI जो है वो थोड़ा बहुत कॉन्ट्रैक्ट ही हुआ है। मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट का इन्फ्लेशन जो लगभग 60% बनता है टोटल WPI नंबर का, तो वो बढ़ गया है बाय 2.04%। एंड ओवरऑल जो कूलिंग है इन्फ्लेशन में वो ब्रॉड बेस्ड है विद डिक्लाइंस इन फूड, नॉन फूड, मैन्युफैक्चरिंग, मिनरल्स एंड फ्यूल सेक्टर्स। अगर हम किचन इन्फ्लेशन का ब्रेकडाउन देखें तो यहाँ पर वेजिटेबल इन्फ्लेशन मेनली बहुत
कम हो गया है, उस वजह से ये नंबर कम आया है। बाकी चीज़ों में भी ऑनियन, पोटैटो, पल्सेस, सीरियल्स, ये सारे के प्राइजेस भी बेस मंथ के कंपैरिजन में गिरते हुए नजर आए हैं। आरबीआई का अगर हम इन्फ्लेशन आउटलुक की बात करें फॉर FY 26, तो रिसेंटली आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने रिवाइज किया था इन्फ्लेशन का आउटलुक फॉर FY 26 टू 4%, जो अर्लियर 4.2% था। एंड उनका जो क्वार्टरली ब्रेकडाउन है FY 26 के लिए, वो Q1 के लिए 3.6% है, Q2 के लिए 3.9, Q3 के लिए 3.8 और Q4 के लिए 4.4। तो रिस्क अभी ब्रॉडली बैलेंस्ड है एंड ईजिंग फूड प्राइसेस की वजह से थोड़ा बहुत रिलीफ हाउस होल्ड्स को दिखाई देगा। अब कुछ स्टॉक वाइज न्यूज की बात कर लेते हैं। सबसे पहले हमें बात करनी होगी टाटा मोटर्स के बारे में। टाटा मोटर्स की कल सुबह एक रिपोर्ट आई, एक इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन आया बेसिकली, जहां पर JLR, जैगवार लैंड रोवर, जो उनका मेन बिजनेस है टाटा मोटर्स का, उन्होंने अपने प्रेजेंटेशन में ये बताया कि वो FY 26 में उनके कैश फ्लोज क्लोज टू जीरो एक्सपेक्ट करते हैं। इसके अलावा कुछ मैक्रो रिस्क्स के बारे में भी उन्होंने बातें की। तो ओवरऑल जो भी गाइडेंस JLR ने कल दिया वो बहुत ही डिफेंसिव बेसिस पर था। मार्केट्स डिड नॉट लाइक इट एंड इसी वजह से टाटा मोटर्स का स्टॉक 5% से गिरता हुआ दिखा है। JLR ने यह प्रोजेक्ट किया है कि FY 26 के कैश फ्लोज उनके क्लोज टू जीरो रहेंगे, डिस्पाइट उनकी काफ़ी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी बढ़ रही है एंड इबिट मार्जिन वो 5 to 7% के एक्सपेक्ट कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद कैश फ्लोज जो है वो जीरो रहेंगे, ऐसा कंपनी की मैनेजमेंट का कहना है। मैनेजमेंट ने ये भी एम्फोसाइज किया कि री इमेजिन करके जो उनकी ट्रांसफॉर्मेशन इनोवेटिव स्ट्रैटेजी है वो एसेंशियल है एंड इसके एक्सपेक्टेड बेनिफिट्स 1.4 बिलियन पाउंड्स तक के होंगे ओवर टाइम। की रिस्क जो JLR ने बताई वो है कि करंटली एक ऑनगोइंग सेमीकंडक्टर शॉर्टेज है, कुछ डिसरप्शंस हुए हैं बिकॉज ऑफ फ्लडिंग एट एल्यूमिनियम सप्लायर्स। तो जिन जिन कंपनीज से JLR सप्लाई लेता है एल्यूमिनियम का, वहां पर फ्लडिंग हो गई है एंड उस वजह से वहां पर रॉ मटेरियल हासिल करने में दिक्कत हो रही है। कुछ कार थेफ्ट्स बढ़ने लगे हैं यूके में, ये भी एक नंबर सामने आया है। एंड ब्रॉडर थ्रेट्स तो है ही, जैसे यूएस के टैरिफ, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स का ट्रांजिशन चैलेंज, स्ट्रिक्टर रेगुलेशंस, तो ये सारे ओवरऑल मैक्रो इकोनॉमिक चैलेंजेस रहेंगे। JLR ने एक और इंटरेस्टिंग बात यहाँ पे बताई कि कुछ सिग्निफिकेंट हेडविंड्स उन्हें दिख रहे हैं चाइना में प्रीमियम ऑटो मार्केट में, जहां पर एक्सपेक्टेशन है कि 15% से वॉल्यूम कम होंगे इन FY 25 अलॉन्ग विथ रिड्यूस्ड क्रेडिट इशुएंसेस। तो चाइना एक इंपॉर्टेंट मार्केट है JLR के लिए, तो ऐसे में ये जो नंबर है वो डज नॉट बोड वेल फॉर JLR। इसके अलावा अगर रिसेंट नंबर्स अगर हम देखें तो नंबर्स ठीक ठाक आए थे टाटा मोटर्स के लिए। इनफैक्ट Q4 का रिजल्ट तो इतना अच्छा नहीं रहा था, 51% से डिक्लाइन हुआ था कंपनी के नेट प्रॉफिट में। एंड ओवरऑल कंसोलिडेटेड रेवेन्यूज थोड़े बहुत ग्रो जरूर हुए, लेकिन मार्जिन और डिमांड प्रेशर क्लियरली दिखाई दे रहा था टाटा मोटर्स में। जी के प्रोमोटर्स इंजेक्ट करने वाले हैं ₹2200 करोड़, जिससे वो कॉम्पिटिटिव रहना चाहते हैं इंडिया के कंटेंट इंडस्ट्री में। तो ये एक थोड़ी बहुत अच्छी खबर रहेगी जी एंटरटेनमेंट के लिए, क्योंकि ये शायद एक्सपेक्टेशन मार्केट को नहीं थी कि प्रोमोटर्स इतना बड़ा इन्फ्यूजन करेंगे, क्योंकि द कंपनी हैज नॉट बीन डूइंग दैट वेल ऑफ लेट एंड रिसेंटली उनके कुछ गवर्नेंस इश्यूज भी आए थे सामने। तो 2237 करोड़ का प्रेफरेंशियल इशू होगा, जिसमें प्रोमोटर्स पैसा डालने वाले हैं कंपनी में एंड ये कन्वर्टेबल वारंट्स के थ्रू ये पैसे जो है कंपनी में इन्फ्यूज किए जाएंगे। एंड ये जो मूव है दैट फॉलोज एन एडवाइजरी सेशन विद JP Morgan इंडिया, जहां पर उन्होंने एंडोर्स किया कि जी का जो ग्रोथ रोड मैप है एंड फाइनेंशियल प्लानिंग है वो अच्छी दिख सकती है अगर यहाँ पर ये इन्फ्यूजन किया जाए तो। जो प्रोमोटर है उन्होंने बताया है कि उनका कॉन्फिडेंस है जी के लॉन्ग टर्म वैल्यू क्रिएशन में, डिस्पाइट जो भी शेयर प्राइसेस दिखे हैं रिसेंटली जी से रिलेटेड। कंपनी एम कर रहा है टू इवॉल्व इनटू अ ग्लोबल स्टोरी टेलर, एक्सपांडिंग इट्स प्रेजेंस अक्रॉस 190 कंट्रीज। उनका ज्यादा फोकस अब OTT प्लेटफॉर्म्स पर है एंड जो भी कंटेंट स्ट्रैटेजी उस पर है रादर देन डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रैटेजी। एंड वही उनके टोटल ओवरऑल जो उन्होंने रोड मैप बताया है उसमें यही दिखाई दे रहा है। कंपनी ने एक नई कंटेंट स्ट्रैटेजी प्रेजेंट की थी एनालिस्ट को ऑन May 8, जब उन्होंने फोकस बताया था कि उनका ज्यादा फोकस अब OTT पर रहेगा, रीजनल एक्सपांशन पर रहेगा और प्लेटफॉर्म इनोवेशन पर रहने वाला है। बायोकॉन, फार्मा कंपनी बायोकॉन इज प्लानिंग टू लॉन्च अ QIP शॉर्टली, जिसमें वो रेस करना चाहते हैं अराउंड ₹4,500 करोड़। कोटक, गोल्डमैन सैक्स और बोफा, दैट इज बैंक ऑफ अमेरिका, ये तीनों इन्वेस्टमेंट बैंकर्स ऑन बोर्ड किए गए हैं फॉर दिस इशू। बायोकॉन विच इज लेड बाय किरण मुजम्दार शॉ, ये कोशिश करेगा कि एज अर्ली एज दिस वीक में ही वो ये QIP जो है वो लॉन्च कर सके। इस पैसे को रेज करके बायोकॉन क्या करेगी, मेनली उनको अपना डेट बर्डन जो है वो कम करना है एंड बैलेंस शीट को थोड़ा बहुत स्ट्रेंथन करना है। ओवरऑल ब्रॉडर मार्केट वैल्यूएशंस करंटली
कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छे लग रहे हैं क्यूआईपी करने के लिए, क्योंकि वैल्यूएशंस ऑलमोस्ट क्लोज टू ऑल टाइम हाई पहुंचने लगे हैं ओवरऑल ब्रॉडर मार्केट्स की बात अगर हम करें तो। बायोकॉन के बोर्ड ने अप्रूव किया था फंड रेस थ्रू अ क्यूआईपी जब कंपनी ने अपना रिजल्ट डिक्लेयर किया था। तो मई में एक जो इंटरव्यू हुआ वहां पर किरण मुजम्मेदार शाह ने यह भी कहा कि कंपनी प्रेफर करती है कि प्रोमोटर इक्विटी बनी रहे कंपनी में ओवर स्ट्रक्चर्ड डेट, ताकि बैलेंस शीट जो है वो हेल्दियर रह सके। उन्होंने ये भी कहा कि कंपनी ओपन है फॉर आईपीओ और अ मर्जर ऑफ बायोसिमिलर यूनिट्स बायोकॉन बायोलॉजिक्स जो उनकी एक सब्सिडरी है। चाहे कंडीशंस मार्केट में ओवरऑल थोड़े बहुत चैलेंजिंग हो, लेकिन उसके बावजूद वो इस आइडिया को ओपन है कि वो आईपीओ के थ्रू उस कंपनी को मोनेटाइज कर सके। कंपनी ने रिसेंटली जो नंबर्स दिए थे उसमें अच्छे नंबर्स कंपनी ने पोस्ट किए थे। रेवेन्यू अराउंड 13% से ग्रो हुआ था, EBITDA अराउंड 18% से ग्रो हुआ था। विशाल मेगामार्ट के प्रोमोटर एंटिटी ने लॉन्च की है ब्लॉक डील, जहां पर वो प्लान टू सेल कर रहे हैं अराउंड 10% ऑफ द स्टेक, एंड दे आर गोइंग टू रेज अराउंड रुपीज समवेयर अराउंड 5,000-6,000 crores इस मूव के थ्रू। समायत सर्विसेज एलएलपी करके प्रोमोटर एंटिटी है विशाल मेगा मार्ट की, तो उन्होंने लॉन्च की है ये ब्लॉक डील टू सेल अराउंड 10% ऑफ द स्टेक इन द कंपनी। ये जो ब्लॉक डील है वो एग्जीक्यूट की जाएगी एट अ फ्लोर प्राइस ऑफ 110 रुपीज, जो अराउंड 12% के डिस्काउंट पर है कंपेयर टू यस्टरडेज क्लोजिंग प्राइस। किदारा कैपिटल जो एक प्राइवेट इक्विटी फंड है, वो और पार्टनर्स ग्रुप आर दी प्राइवेट इक्विटी प्रमोटर्स ऑफ विशाल मेगा मार्ट। समायत सर्विसेज करंटली अराउंड 74.5% स्टेक होल्ड करती है विशाल मेगा मार्ट में। कोटक महिंद्रा कैपिटल एंड मॉर्गन स्टैनली ये मेनली एडवाइजर्स है इसके लिए। आईपीओ का जो लिस्टिंग है तब काफी अच्छा हुआ था, लेकिन अब जो लॉक इन पीरियड है उस आईपीओ पर वो अब एंड होने वाला है। तो हो सकता है कि कुछ स्ट्रेटेजिक प्रमोटर्स प्रॉफिट बुकिंग करके इस स्टॉक से शायद थोड़े बहुत अपना जो एक्सपोजर है वो कट करने की कोशिश करें। मॉर्गन स्टैनली जो है वो केमिकल्स पर कंस्ट्रक्टिव हो चुका है, एंड उन्होंने अपग्रेड किया है पीआई इंडस्ट्रीज और नवीन फ्लोरिन के स्टॉक्स को। तो कल ये दोनों ही स्टॉक्स में एक बुलिश ट्रेंड नजर आया, जो एक ऑप्टिमिस्टिक आउटलुक दिखाता है मॉर्गन स्टैनली का ऑन ऑन द केमिकल सेक्टर। जो अपग्रेड है इन पीआई इंडस्ट्रीज दैट इज बेस्ड ऑन वॉल्यूम लेड एग्री केमिकल साइकिल, जो 2026 में वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि होगी। इससे असेट यूटिलाइजेशन इंप्रूव होगा और मार्जिन जो है वो इंक्रीज होंगे बिकॉज ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज। मॉर्गन स्टैनली ने बताया कि पीआई का जो हाई एक्सपोजर है टू एग्रोकेमिकल्स वो और बढ़ेगा, एंड न्यू मॉलिक्यूल्स एंड बायोलॉजिकल्स जो आएंगे बाय FY 28 वो काफ़ी बड़ा प्रॉफिट पूल कंट्रीब्यूट करेंगे आने वाले सालों में। ओवरऑल नवीन फ्लोरिन के बारे में भी उनका यही कहना था कि FY 2025 में ओवरऑल वीक डिमांड थी, प्राइसिंग प्रेशर भी काफ़ी ज़्यादा था, इस वजह से सेक्टर हैज़ नॉट डन दैट वेल, बट सेक्टर आउटलुक अब धीरे धीरे इंप्रूव होने लगा है। इसके अलावा उनका यह भी कहना है कि वैल्यूएशन मल्टीपल जो है नवीन का कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग का एंड जो हाई परफॉर्मेंस सेगमेंट्स है, तो उसमें भी उन्होंने अपना वैल्यूएशन मल्टीपल जो वो असाइन कर रहे हैं नवीन को वो थोड़ा सा अपग्रेड किया है। एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज लाइकली है टू लॉन्च द आईपीओ, मच अवेटेड आईपीओ, एंड ऐसा एक्सपेक्टेड है रिपोर्ट्स के मुताबिक कि ये जो आईपीओ की साइज है वो अराउंड 12,500 करोड़ होने वाली है, एंड जून एंड में यानी कुछ ही दिनों में ये आईपीओ लॉन्च हो सकता है। इस वैल्यूएशन के मुताबिक, मतलब जितने पैसे कंपनी रेज करना चाहता है उसके मुताबिक कंपनी का वैल्यूएशन अराउंड 62,000 करोड़ का हो सकता है एज पर रिपोर्ट। इट वुड बी द लार्जेस्ट एनबीएफसी आईपीओ इन इंडिया अगर वो इस साइज का आईपीओ यहाँ पर ले आते हैं। टेंटेटिवली इट विल बी ओपन फॉर सब्सक्रिप्शन बिटवीन 25 टू 27 जून, लेकिन अब तक कोई कंफर्म्ड रिपोर्ट इस पर आए नहीं है। जो आईपीओ होगा दैट विल मोस्ट प्रोबेबली इंक्लूड अ फ्रेश इशू ऑफ अराउंड 2,500 करोड़, एंड बाकी 10,000 करोड़ विल बी एन ऑफर फॉर सेल, जो पैसे एचडीएफसी बैंक के पास जाएंगे, दी होल्डिंग कंपनी ऑफ एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज। इसी के साथ हमारे आज की न्यूज यहीं पर खत्म होती है। अब बढ़ते हैं हमारे फाइनल सेक्शन पर, वो है बिलीव इट और नॉट सेक्शन। तो इसमें आज हम बात करने वाले हैं एक पॉसिबल ऑयल जैकपॉट की जो इंडिया को लग सकता है। एज पर अ रिपोर्ट, इंडिया कुड बी सिटिंग ऑन एन ऑयल जैकपॉट इन अंडमान सी, जिससे इकोनॉमी ट्रांसफर होने के पोटेंशियल्स हो सकते हैं। वैसे इसको थोड़ा पिंच ऑफ सॉल्ट के साथ ही लेना चाहिए, क्योंकि इसके पहले बहुत बार ऐसी बातें हुई है। कृष्णा गोदावरी बेसिन में बहुत चीज़ें डिस्कवर करने की बातें हुई है, यूपी में कुछ ऑयल रिजर्व डिस्कवर हुए थे, इसकी बात हो चुकी है। तो अब तक ये रिपोर्ट्स अनकन्फर्म्ड है, लेकिन एज पर द पेट्रोलियम मिनिस्टर मिस्टर हरदीप पुरी, उनका ये कहना है कि इंडिया कुड बी क्लोज टू अ गेम चेंजिंग ऑफशोर ऑयल डिस्कवरी इन अंडमान सी। एंड जिस पोटेंशियल की बात उन्होंने की है कि कितने लीटर्स ऑफ क्रूड ऑयल यहाँ पर हो सकते हैं, तो इट इज सेड दैट एज मच एज 1,84,000 करोड़ लीटर्स ऑफ क्रूड ऑयल यहाँ पर हो सकता है, विच इज कंपेरेबल टू गयाना। गयाना एक साउथ अमेरिकन कंट्री है, पार्ट ऑफ द वेस्ट इंडीज, जिनकी इकोनॉमी
काफी ट्रांसफॉर्मेशनल स्टेज पर पहुंच गई जब उन्होंने अपने क्रूड रिजर्व्स डिस्कवर किए कुछ साल पहले। तो अगर ये साइज सही है अबाउट द अवेलेबिलिटी ऑफ क्रूड रिजर्व्स, एंड ये पोटेंशियली जिस जिस तरीके से इसको टैप करना चाहिए वैसे अगर टैप हो सके, तो ये बहुत बड़ा बेनिफिट हो सकता है अंडमान की इकोनॉमी को। इंडिया की जो स्ट्रैटेजी है दैट ड्रॉज इंस्पिरेशन फ्रॉम कंट्रीज लाइक गयाना, जहां पर एक्सॉन मोबिल जैसी कंपनीज ने जायंट रिजर्व्स जो है वो स्ट्राइक किए थे ऑफ ऑलमोस्ट 11.6 बिलियन बैरल्स ऑफ गयानास कोस्ट। तो हरदीप पुरी जी ये बिलीव करते हैं कि इंडिया माइट बी हेडिंग टू अ सिमिलर ब्रेक थ्रू पर्टिकुलरली अंडमान रीजन में, अगर ये जो करंट ड्रिलिंग एफर्ट्स है वो अगर पे ऑफ होते हैं तो। इसी के साथ हमारा आज के न्यूज का ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक जरूर कीजिएगा एंड शेयर करें इस वीडियो को विद मैक्सिमम पीपल। ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।